बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बातें करेंगे बहुस्तरीय फसल प्रणाली से लाभ और साथ ही साथ जानेंगे शिमला मिर्च की वैज्ञानिक विधि से खेती। बातों का सिलसिला शुरू करते हुए देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सब्जियों की तुड़ाई समय पर करें, गेहूं की फसल में अवस्था को देखते हुए सिंचाई करें, ओल की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, सब्जियों की तुड़ाई समय पर करें। समय पर तुड़ाई करने से अच्छी सब्जी मिलती है। रेशे की मात्रा अधिक होने से मांग घट जाती है। तुड़ाई में विलंब होने से फलन भी कम हो जाता है। भिंडी में हर एक तीसरे दिन फल तोड़ना चाहिए। खीरा, नेनुआ, कद्दू को भी नाजुक रहने पर ही तोड़ना चाहिए। किसान भाई, गेहूं की फसल में अवस्था को देखते हुए सिंचाई करें। क्राउन रूट निकलते समय, कल्ले पूर्ण होने पर, तनों में गांठ बनते समय, बालियों में फूल आते समय, दानों में दूध भरते समय और दानों के सख्त होते समय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई, यदि आप आम का बगीचा लगाए हुए हैं तो बेहतर उत्पादन के लिए कम से कम 3 बार कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव जरूरी है। पहला छिड़काव मंजर आने के समय, दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद और तीसरा छिड़काव फल आने के समय करना चाहिए। मंजर आने के समय जो है सो किसान को 2 स्प्रे है ना, जिसमें फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड मिला करके करने की सलाह दी जाती है। जिसमें कि अगर पहला स्प्रे करेंगे तो पहला स्प्रे में सल्फर ग्रुप का एक फंजीसाइड है सल्फेक्स, जो कि 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इसके साथ जो है सो इमिडाक्लोरपिड एक इंसेक्टिसाइड है, जो कि 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करने के लिए पहला छिड़काव करने का सलाह दिया जाता है। दूसरा छिड़काव जो है वो 15 दिन के बाद जो है सो हम लोग उसको करने के लिए किसान को रिकमेंड करते हैं। जिसमें कि अगर हम फंजीसाइड का बात करें तो फंजीसाइड में बेविस्टीन या मैंकोजेब जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव का सलाह देते हैं। इसके साथ जो है इंसेक्टिसाइड भी हम लोग मिलाने के लिए सलाह देते हैं, जिसमें थायोमेक्साजोन जो है सो 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके सलाह देते हैं। ओल की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 500 ग्राम बीज प्रति गड्ढा और 140 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में गजेंद्र, विधान, कुसुम, श्री पद्मा लगाएं। ओल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बालुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ओल की खेती के लिए 40 सेंटीमीटर व्यास और गहराई वाले गड्ढे खोदें। उसमें ऊपर की मिट्टी, गोबर खाद और उर्वरक मिलाकर गड्ढे को भर दें। लगाने के लिए 500 ग्राम वजन के बीज का व्यवहार करें। लगाने से पहले बीज को 0.15% कार्बेंडाजिम और 0.1% मिथाइल डिमेटोन से उपचारित करें। यदि बड़े आकार के बीज को काटकर लगाने हो तो ध्यान रहे कि प्रत्येक कटे भाग में शीर्षस्थ कालिका का कुछ अंश अवश्य हो। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। किसान भाई, फसलों की कटाई के लिए वैभव हंसिया नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 20 से 25 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बिना रासायनिक दवाइयों के उपयोग किए भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीट के रोकथाम के बारे में। आज हम आपको बिना रासायनिक दवाइयों के उपयोग किए भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में बता रहे हैं। उपाय बिल्कुल आसान है। आप अपने भिंडी फसल वाले खेत में येलो या डेल्टा ट्रैप लगा दें। सफेद मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो इसमें फंसकर मर जाएंगे।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना। और भी बहुत कुछ जानना है, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज हम बातें करने जा रहे हैं बहुस्तरीय फसल प्रणाली से होने वाले लाभ के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बहुस्तरीय फसल प्रणाली क्या है और अगर हम इसे अपनाते हैं तो हम कैसे लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों,
आज हम बात करेंगे कि बहुस्तरीय फसल प्रणाली किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है और ख़ासकर झारखंड के संदर्भ में कितना यहाँ के किसानों के लिए बेहतर है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में हैं डॉक्टर CS महतो सर। ताकि आज का विषय है कि बहुस्तरीय फसल प्रणाली। तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि यह प्रणाली है क्या, कैसे काम करती है और झारखंड के लिए कितना उपयोगी है। जी, ये बहुस्तरीय कृषि प्रणाली, जिसको इंग्लिश में मल्टी लेयर्ड फार्मिंग सिस्टम भी बोलते हैं, एक नई कृषि तकनीक है। बहुत सारे किसान अभी जो उन्नतशील किसान हैं वो ये तरीका अपना रहे हैं अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए। परंपरागत कृषि तो ठीक है, इसके अलावा अधिक उपज के लिए कम समय में अगर ये तरीका अपनाते हैं बहुस्तरीय कृषि प्रणाली तो उनको उपज में 7 से 8 गुना तक वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुस्तरीय कृषि प्रणाली है क्या। ये एक नई तकनीक है। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे किसान अभी परंपरागत कृषि तकनीक को छोड़कर नए नए तकनीक अपना रहे हैं, जिसमें उन्नतशील किस्मों का चुनाव, नए फसलों का चुनाव, इसके अलावा ये जो बहुस्तरीय कृषि प्रणाली है इसका उपयोग कर रहे हैं। इसमें किसान करते हैं कि एक ही ज़मीन में एक ही समय में 3 से 4 फसल उगाते हैं और इसको प्रबंधन इस तरीके से करते हैं कि सभी फसलों से अलग अलग समय में उपज प्राप्त हो और अपनी उत्पादकता और आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक ज़मीन है, उसमें आप 3 या 4 इस तरह का फसलों का चुनाव करें जो कि विभिन्न स्तरों में उगाई जाती है। एक तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो ज़मीन के सतह के नीचे होती हैं, जैसे कि आदि होती हैं, अदरक, कंद वाली फसलें, आदि, अदरक, लहसुन, प्याज। तो इस तरह की फसलें ज़मीन की सतह के नीचे होती हैं और कुछ फसलें जो होती हैं वो ज़मीन की सतह के ऊपर में फलती हैं या उसमें उपज आती है। जैसे खासकर इसमें जो साग सब्जियां हैं, जो हरी पत्ती के रूप में जिन सब्जियों को हम खाते हैं या बाज़ार में बिकती है, जिसमें मूली है, चौलाई है, उसके अलावा मेथी है, तो इस तरह की जो सब्जियां हैं वो ज़मीन के सतह के ऊपर में इनको उगाई जाती है। इसके अलावा आप इसी ज़मीन में आप लत्तर वाली फसलों को भी लगा सकते हैं, जिसमें आप तार की सहायता से एक छतनुमा एक संरचना बना देते हैं, जिसमें लत्तर की फसलें जाके उसमें फलने लग जाती है और ज़मीन के सतह के ऊपर की ज़मीन खाली रहती है। इसके अलावा एक और स्तर होती है जिसमें 4 फसल बताया ना, तो जिसमें फलदार वृक्ष लगते हैं उसी ज़मीन में, जिसमें मुख्यतः पपीता और केला और छोटे आम के पौधे आते हैं। इसमें जो पानी है, पानी का प्रबंधन भी क्या किसान भाई जो है फसलों के आधार पे या जो लेयर है सॉइल का या खेत का, उसके अकॉर्डिंग पानी का मैनेजमेंट करते हुए लगा सकते हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। इस पर मैं ज़रूर विस्तृत चर्चा करना चाहूँगा। जो बहुस्तरीय कृषि प्रणाली है ये मुख्यतः लागत को कम करता है, जिसमें मुख्यतः है कि पानी की उपलब्धता और इसके अलावा जो पोषक तत्व ज़मीन में रहते हैं उसकी उपलब्धता। तो ये एक ही ज़मीन पर चूँकि हम सभी फसलों को लगाते हैं अलग अलग स्तर पर, अलग अलग ऊंचाई का, तो हमें पानी का इसमें बहुत बचत हो जाता है। एक सिंचाई से सभी पौधों का जड़ों को पानी मिल जाते हैं। उसी तरह अगर पोषक तत्व हम देखेंगे तो एक ज़मीन में जो भी पोषक तत्व हैं वो विभिन्न फसल उसकी जड़ों को लेते हैं और उससे है कि हमें इसकी लागत को कम करते हैं, जिससे कि हमारे आमदनी बढ़ जाती है। अगर उदाहरण तरह के फसलों का समायोजन हमारे किसान भाई कर सकते हैं जो अभी नहीं कर पा रहे। जी, ये इस प्रणाली में किसान भाई को ये इस प्रणाली का एक जो सिद्धांत है वो ये है कि हम लोग सामान्यतः परंपरागत तरीके से ज़मीन में खेती करते हैं क्षैतिज दिशा में। अगर ज़मीन है ज़्यादा तो आप ज़्यादा फसल उगा सकते हैं, लेकिन इस प्रणाली का सिद्धांत ये है कि हम ऊर्ध्वाधर दिशा में इसको
उगाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझाना चाहेंगे कि अभी हम लोग जो देखते हैं शहरों में फ्लैट चलता है, फ्लैट में लोग रहते हैं, जो घर नुमा बनते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, उसी में रहते हैं, वो क्षैतिज ज़मीन का कम से कम उपयोग होता है। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में चूँकि यहाँ का ज़मीन छोटे छोटे होते हैं, कम क्षेत्रफल के होते हैं, तो ये खेती बहुत ही लाभदायक होगी, जिसमें मुख्यतः हम ज़मीन के सतह में, जैसे मैंने बताया अभी, कंद वाली फसलें लगा सकते हैं, उसको अच्छी तरह मिट्टी ढक देंगे, उसके ऊपर में जो साग सब्जी की फसल है जिसमें चौलाई, बथुआ और मेथी आती हैं, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा लत्तर वाली फसल भी लगा सकते हैं, जिसको हम तार नुमा ढांचा से उसको ऊपर चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं। तो जिसमें बेल और केला मुख्य है कि हम खेत में कर रहे हैं, तो इसमें खरपतवार का बहुत ही कम मात्रा में हम देखने को मिला है, क्योंकि हम एक ही ज़मीन का उपयोग करते हैं और उसमें विभिन्न तरह के फसल उगा रहे हैं, तो खरपतवार इसमें कम होते हैं। इसके अलावा कीट भी देखा गया है कि कीटों का प्रकोप भी इस तरह का कृषि प्रणाली में कम पाया गया है, जो कि नेचुरल तरीके से होता है, प्राकृतिक तरीके से कम पाया गया है इसमें। यानी जो अन्य फसल है, जो मुख्य फसल के साथ में, वह कीट के नियंत्रण में भी सहायक होता है। जी। अब किसान भाइयों को हमारे साथ चलते चलते क्या विशेष सलाह देना चाहेंगे कि जो ये बहुस्तरीय कृषि प्रणाली है उनके लिए फायदेमंद हो, और खासकर झारखंड के जो गरीब किसान हैं उनके लिए? इसमें जैसे कि मैंने बताया, आमदनी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है लागत की तुलना में, तो हम चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के किसान के छोटे ज़मीन है, जो बहुत सारा किसान का ज़मीन बहुत कम है, तो उस स्थिति में अगर हम बहुस्तरीय कृषि प्रणाली अपनाते हैं तो इससे हमें अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं अपने छोटे से ज़मीन में। इसमें विभिन्न फसल को उगा के एक ही समय में एक ही सिंचाई प्रबंधन से। जी सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और हमारा लगता है कि किसान भाइयों को भी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दी है कि बहुस्तरीय कृषि प्रणाली आपके लिए किस तरह से लाभदायक है, और जो इसके विभिन्न आयाम हैं उसके बारे में भी चर्चा की। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शिमला मिर्च की वैज्ञानिक विधि से खेती हम कैसे करें, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। और वैज्ञानिक विधि से खेती करने के दौरान हमें किन किन बातों पर देना है खास ध्यान, आइए इसके बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे शिमला मिर्च की खेती के बारे में। आप किस तरह के बीजों का चुनाव करें, कैसे नर्सरी तैयार करें और खेतों की देखभाल कैसे करें, किस तरह से अपने पौधों को आप पोषित करें, इस पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। जैसा कि हमने अपने किसान भाइयों से कहा है कि शिमला मिर्च की खेती वो कैसे करें, इतनी गर्मी है, क्या पूरी खेतों की व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर हमारे किसान भाइयों को जानकारी देना। जी नूतन जी नमस्कार। किसान भाइयों जोहार। शिमला मिर्च का समय बिल्कुल आ गया है। आप शायद खेत की तैयारी भी कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं या तैयारी आपकी तैयारी नहीं है तो निश्चित रूप से जितना जल्दी हो करना है, इसलिए कि अब शिमला मिर्च आपको थोड़ा सा पहले पकड़ना है ताकि आपको कीमत अच्छी मिले। किसान भाइयों, आपको पता है कि शिमला मिर्च पहले नर्सरी में हम उगाते हैं, गाछी उगाते हैं, और उसके बाद फिर हम खेत में रोपाई करते हैं उसकी। तो हमारी दो प्रक्रियाएं एक साथ लगभग चलती रहती हैं। एक तरफ हमारा नर्सरी उगते रहता है, दूसरी तरफ जहाँ पे रोपाई करनी है उसके खेत की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप किसान भाई से कहती है ना कौन सा किस्म लगाइएगा, क्या बीज खरीदिएगा। तो किसान भाई, बीज के लिए हम अनुशंसा करते हैं। झारखंड में जो अच्छा करता है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका ओपन, जो सामान्य तौर पे है, और दूसरा है हाइब्रिड। तो अगर ओपन में जाएंगे तो अगर बीज आप नहीं खरीदे हैं तो ओपन में आप जाइए, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, ये मिलता है रांची या झारखंड में। अगर ये नहीं मिले, अगर और चाहिए आपको, तो फिर ले लीजिए अर्का गौरव और अर्का मोहिनी, ये ओपी में है। अगर आपको हाइब्रिड लेना है तो आप इंदिरा ले लीजिए, आप अनुपम ले लीजिए, ऐसे करके वैरायटी आती है। भारत ले लीजिए। ये लेकर के फिर आप नर्सरी के लिए चले। अब नर्सरी में नर्सरी का स्थान का चुनाव ऐसे करते हैं कि नर्सरी मतलब क्या, घना बिल्कुल पौधा होगा और वही पौधा जा कर के बिखर जाएगा और प्रॉपर दूरी पे लगेगा खेत में।
तो घना घना होगा, मतलब उसकी देख रेख सही होनी चाहिए, पोषक तत्व उसमें सही होने चाहिए। तो इसके लिए हमारी कोशिश होती है कि स्थल का चुनाव हम करें वैसी जगह जहाँ पानी की उपलब्धता हो, सुरक्षा हो बिल्कुल। हम वहाँ जब चाहें चले जाएं और देख रेख कर पाएँ। खाद वगैरह से ठीक हो, जल निकासी की पूरी संभावना हो। हालांकि अभी गर्मी है तो जल निकासी नहीं, बल्कि अभी जल की उपलब्धता की बात हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो सिंचाई का साधन हो। अब हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। अब हम चलते हैं खेत की तरफ जहाँ पे रोपाई करनी है। इधर नर्सरी तैयार हो रहा है, अब इधर खेत की तैयारी करते हैं। तो किसान भाइयों, आप 2 गहरी जुताई करते हैं खेत की, 2 गहरी जुताई करते हैं और ऐसा कि जो मिट्टी पलट दे, और उसके बाद फिर 1 जुताई और करते हैं, और लास्ट जुताई से पहले हम खाद वगैरह मिलाते हैं। तो गोबर की खाद करीब 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद देते हैं। और मिट्टी की जांच तो आप करा ही लिए होंगे, नहीं कराएं तो बार बार हम कहते हैं कि मिट्टी की जांच करा लें, इसलिए कि जितनी भूख होगी उतना ही तो खाएगा। फालतू भोजन दे करके बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। तो ज़्यादा खाद वगैरह देने से बहुत फ़ायदा नहीं है, और हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, तो हमको नेट प्रॉफिट भी कम होगा। इसलिए आप मिट्टी की जांच करा लें। अगर नहीं कराए हैं और अभी तुरंत अगर रुपाई करनी है, आपकी गाछी तैयार है, तब के लिए मैं बता दूं कि करीब 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास के हिसाब से, और उधर 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद, ये हम देते हैं। नाइट्रोजन की जो मात्रा जो यूरिया के रूप में दे रहे होते हैं, वो नाइट्रोजन की मात्रा हम आधी देते हैं, और आधी मात्रा हम 1 महीना के बाद देते हैं, रुपाई के 1 महीना के बाद देते हैं। तो इस तरह से और ये दे करके फिर से 1 जुताई करके पट्टा चला देते हैं। अब जल निकासी वगैरह की व्यवस्था हो गई है, सिंचाई के लिए मेड़ वगैरह बना करके उसी हिसाब से रुपाई करते हैं। अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे समय में सिंचाई की समुचित व्यवस्था में जो नई तकनीक हमारी आ रही है कृषि की, वो कौन सी होगी, और हमारे किसान भाइयों को कम लागत में वो कौन से जो तरीके हैं वो अपनाएं, इस पर भी बता दें। जी किसान भाइयों, जब आपका खेत तैयार है, अब आपको रुपाई करनी है। तो रुपाई करनी है तो पौधा से पौधा की दूरी, अगर ओपी वैरायटी है तो करीब 1.5 फीट पौधा से पौधा की दूरी, और 1.5 फीट कतार से कतार की दूरी होगी। और अगर हाइब्रिड है अगर, तो 2 फीट पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी होगी। अब सिंचाई की बात आपने नूतन जी ठीक कही आपने। अब तो पानी यहाँ क्रिटिकल होता है, गर्मी का समय होता है, तो पानी ही मुख्य चीज़ है। तो आप अगर ओपन खुला खेत में कर रहे हो, तब तो ये बात हुई कि आप नाली वगैरह बनाए होंगे वगैरह वगैरह। अगर आप पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे ड्रिप वगैरह की व्यवस्था होती है, या ड्रिप की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहाँ पे पॉली हाउस में हम ड्रिप वगैरह से सिंचाई करते हैं। लगभग हमारी ज़रूरत 3 से 4 दिन में ज़रूरत के अनुसार हम सिंचाई करते हैं। खुले खेत की जहाँ तक बात है, तो हम ठीक से नली वगैरह बना लेते हैं। और अगर खुला खेत में भी ड्रिप है तो बहुत अच्छा, और ड्रिप है तो फिर हम खरपतवार के नियंत्रण के लिए मल्चिंग भी करते हैं। ड्रिप है, हमको पानी की व्यवस्था है, तो हम मल्चिंग कर देते हैं ताकि खरपतवार ज़्यादा ना हो। तो ये पॉली हाउस में भी रहेगा और ओपन में भी रहेगा अगर ड्रिप है। और अगर नहीं है तो भी मल्चिंग अगर करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन उसमें सिंचाई में फिर थोड़ी दिक्कत होती है। तो नली वगैरह बना करके हम लगभग 3-4 दिन पे, 4-5 दिन पे, अवस्था पे भी निर्भर करता है। जैसे जिस समय हम रोपाई किए उस समय तुरंत पानी चाहिए, उसके 3 दिन बाद पानी चाहिए, उसके 3-4 दिन के बाद पानी चाहिए, उसके बाद थोड़ा कम चाहिए, लेकिन जब फल लग रहा हो, फल सेट हो गया हो, तब फिर पानी चाहिए। तो ऐसे करके हम पानी की व्यवस्था करते हैं। इस बीच खरपतवार का नियंत्रण का भी ध्यान रखते हैं। अगर खुले में है तो करीब 1.5 महीने के बाद हम खरपतवार निकालते हैं, और फिर से 1 से 1.5 महीने में हम जो बची हुई यूरिया है वो फिर हम दे करके फिर से पानी पटा दें। जब हम कहते हैं ना कि कीड़ा को मार दो, तो कीड़ा क्यों मरता है? जहर से मरता है। तो वो जहर अगर कीड़े के लिए, तो हमारे लिए भी तो जहर है वो हम शिमला मिर्च खाएंगे तो उसमें भी जहर का तो कुछ अंश है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों, अगर आपके शिमला मिर्च के पौधे में या फल में कोई बीमारी लगने जा रही हो, आप देख पाएँ, आप बारीकी से देखते रहें, उस समय लगने जा रही हो, उससे पहले ही या उसके ठीक बाद से आप नीम से बनी हुई आजकल बहुत सी दवाएं आ रही हैं, नीम बीज से, नीम की पत्ती से, उसी में गोमूत्र वगैरह मिला करके, तो बहुत सी दवाएं आ रही हैं। आप 5 मिलीलीटर प्रति
लीटर पानी के हिसाब से 5 मिलीलीटर मतलब एक ढक्कन हुआ, छोटा सा ढक्कन हुआ सीसी का, तो वो 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से हर 15 दिन पे आप छिड़काव करेंगे तो बीमारी भी नहीं लगेगी। और बीमारी लगने के 2 कारण, एक तो बैक्टीरिया वायरस वगैरह है ही है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस आएगा कैसे? कीड़े से आएगा, तो तितली कीड़ा वगैरह से आता है, और खरपतवार है तो खरपतवार का नियंत्रण आप कर ही रहे हैं। कीड़े मकोड़े जो फली छेदक वगैरह लगता है तो उसके लिए आप फली छेदक लगता है तो फल को छेदेगा, तो वो उसके लिए भी आपका नीम से बनी हुई दवाएं जो है, निमेरीन हुआ, हेलिकॉल हुआ, इस तरह। हेलिकॉल जैविक नाशी है तो हेलिकॉल भी 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम करेंगे तो हमको जो रसायन का जो अवशेष रहता है शिमला मिर्च में या खाद्य पदार्थ में, वो हमारे अंदर न जाएगा और कम से कम जाएगा, और अंततः हम स्वस्थ रहेंगे। तो कीड़े और बीमारी के लिए आप नीम से बनी हुई या जैविक कीटनाशी के द्वारा, कभी कभी हम ट्रैपर भी लगाते हैं कि कीड़े उधर से आ रहे हो तो हमारे मेन फसल को हानि न पहुंचाएं, उधर से आ रहे हो तो यहीं पे रुक जाएं, तो वहीं पे हम कुछ फूल वगैरह से घेर देते हैं, गेंदा का फूल वगैरह किनारे किनारे लगा देते हैं। ऐसे करके हम इसका बचाव कर सकते हैं। तो सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को कि किस तरह से वो शिमला मिर्च की खेती करें और बेहतर उत्पाद प्राप्त करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। हम इसके लिए अपने जो विशेषज्ञ हैं हमारे, उनका धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में। आज के अंक में इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आप फटाफट हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।